हाय। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना वेक्टर का थर्ड लेक्चर, जो कि मोशन इन अ प्लेन का भी थर्ड लेक्चर होगा। हम इसमें देखेंगे आज एनालिटिकल मेथड। जैसे प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था ग्राफिकल मेथड या ज्योमेट्रिकल मेथड। हम ग्राफिकली फाइंड करते थे, दो वेक्टर्स जब हमें गिवन रहते थे, दोनों वेक्टर्स का एडिशन करते थे, जो रिजल्टेंट आता था हम ग्राफिकली उसे फाइंड करते थे विदाउट एनी फॉर्मूला, वो कहलाता था ग्राफिकल मेथड। अभी हम देखेंगे एनालिटिकल मेथड। जिस तरीके से ग्राफिकल मेथड में हमने देखा था तीन लॉज होते थे, ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ एंड पॉलीगॉन लॉ। हम एक बार रिमाइंड कर लेते हैं तीनों लॉज में हमने क्या देखा था, उसके बाद में शिफ्ट होते हैं एनालिटिकल मेथड पर। हमने देखा था कि एक वेक्टर अगर गिवन है ए और दूसरा वेक्टर गिवन है बी, वेक्टर ए एंड बी, इसका एंगल है थीटा, तो हम क्या करते हैं एक के पीछे एक अगर हम इसे जोड़ देते हैं, ये शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे, ये वेक्टर यहाँ शिफ्ट हो गया, ये एंगल कितना रहेगा, थीटा ही रहेगा। तो स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट को जोड़ देना होता था, ये कहलाता था रिजल्टेंट आर, राइट। देन ये एंगल कहलाता था अल्फा, जो कि रिजल्टेंट का पोजीशन देता था। ये था आपका ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, राइट। अब इसी को ए, यहां पर मैंने ए बना दिया सेम क्वांटिटी, इसी को शिफ्ट जो है यहां करने की जगह मैं टेल से टेल कर देता हूं, इस तरीके से जोड़ देता हूं। ये होगा वेक्टर बी, ये एंगल है आपका थीटा ही रहेगा सेम। तो यहां पर क्या हो रहा है कि टेल से टेल जब ऐसी पोजीशन आती है, दो वेक्टर जब निकलते हैं, तो यहां पर अप्लाई होता है पैरेललोग्राम लॉ। कैसे? हम पैरेलली जो है इसे जोड़ देते हैं, है ना, पैरेलल बनाते हैं, दो लाइंस खींचते हैं पैरेलल, जहां इंटरसेक्ट होता है उस पॉइंट तक, ये दोनों के बीच में से एक वेक्टर निकलेगा, उस पॉइंट तक जाएगा, वो कहलाता था रिजल्टेंट आर, और उसका एंगल होता था अल्फा, जो कि पोजीशन या डायरेक्शन बताता है। तो ये दोनों क्वांटिटी, दोनों तरीके से, दोनों लॉ से, ये है पैरेललोग्राम लॉ, ग्राम लॉ, ठीक है। दोनों तरीके से वैल्यू सेम मिलती थी। पॉलीगॉन लॉ क्या था? पॉलीगॉन लॉ ऐसी चीज थी, जब आपको दो वेक्टर से ज्यादा वेक्टर्स गिवन है, उनमें एडिशन करना है, तो पॉलीगॉन लॉ अप्लाई होता था। जैसे कि ये हो गया वेक्टर ए, ये हो गया वेक्टर बी, वेक्टर सी एंड वेक्टर डी। इतनी क्वांटिटी आपको है, चार क्वांटिटी है, मतलब पॉलीगॉन लॉ अप्लाई होगा। शिफ्टिंग करके देखते हैं इसमें कैसे शिफ्टिंग होगी। ये होगा वेक्टर ए, देन बी कहाँ गया, इस तरफ गया, तो उसके आगे जुड़ जाएगा बी। सेम वैसे ही करना है, एक के पीछे एक जोड़ देना है, स्टार्टिंग एंड पॉइंट को मिला देंगे, रिजल्टेंट मिल जाएगा, जैसे कि हमने देखा है इसमें ट्रायंगल लॉ में। देन ये बी बना लिया, देन ये सी हो जाएगा, ऐसे ऊपर में चले जाएगा सी, ये वाला सी, देन डी, डी ऐसे आ जाएगा, कुछ ये ऐसे आ जाएगा वेक्टर डी। स्टार्टिंग पॉइंट ये है, एंड पॉइंट ये है, दोनों को जोड़ दिया, डायरेक्शन स्टार्टिंग टू एंड रहेगा। ये वाली क्वांटिटी कहलाएगी आपकी रिजल्टेंट, यहाँ से यहाँ तक के क्वांटिटी कहलाती है रिजल्टेंट। ये थोड़ा सा रिमाइंड हो गया हमारा, हमने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था। तो आज हम देखेंगे एनालिटिकल मेथड। मैंने लास्ट प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था ग्राफिकल मेथड, देन एनालिटिकल मेथड। इसमें हम सारे फॉर्मूलेस डिराइव करेंगे और फॉर्मूले से प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। इसमें हमने लास्ट टाइम देखा था, एक होता था ए वेक्टर, दूसरा अगर होता था बी वेक्टर, देन इसके बीच में से कहीं से ऐसे रिजल्टेंट निकलता था, है ना। ये हम ऐसे मिला देते थे, जहाँ पर भी लाइन कोइंस पैरेलल बनाते थे, जहाँ लाइन कोइंसाइड होती थी, इस तरीके से ये हमें मिलता था रिजल्टेंट आर। देन यहाँ पर अगर मैं थोड़ा सा कंसिडर कर लूँ, इसको मैं थोड़ा एक्सटेंड कर लेता हूँ और इसको ऐसे ले लेता हूँ, ये 90 डिग्री का एंगल है। देन इसको नेमिंग दे देता हूँ पी क्यू आर, आर नहीं एम एन, ये मैंने इसको नेमिंग दे दिया पी क्यू एंड एम एन। देन इतने ट्रायंगल में देखिए, सिर्फ इतने ट्रायंगल में, कौन से, क्यू एन एम में देखिए, इन ट्रायंगल क्यू एन एम, इसमें देखना है हमें। तो ये बताइए, ये बी वेक्टर है, तो ये क्या होगा, ये भी तो बी वेक्टर होगा ना, इसके पैरेलल, राइट। ये ए वेक्टर है, तो ये भी क्या होगा, ए वेक्टर होगा ना, यहाँ से यहाँ तक, ये दोनों सेम ही है, तो ये भी क्या होगा, ए वेक्टर होगा। देन ये एंगल है थीटा, सॉरी ये एंगल है हमारा थीटा, दोनों ए और बी के बीच का जो एंगल है वो थीटा है। तो देखिए ये यहाँ पर है और ये वाला वेक्टर भी बी यहाँ पर है, तो उसी तरीके से ये भी क्या होगा, एंगल थीटा होगा। जैसे बी वेक्टर का एंगल थीटा था, वैसे यहाँ पर भी बी वेक्टर का एंगल, सिर्फ शिफ्टिंग हो रही है, ठीक है। देन ये भी थीटा होगा। देन हम देखते हैं इसमें कि ये वाली लेंथ क्या आएगी और ये लेंथ क्या आएगी। देखते हैं पहले कॉस थीटा, देखते हैं क्या आने वाला है। कॉस थीटा मतलब एडजेसेंट अपॉन हाइपो, एडजेसेंट क्या है, क्यू एम है ना, ये क्वांटिटी एडजेसेंट है थीटा की, एंड हाइपो क्या है, वेक्टर बी है। उसी तरीके से
वैल्यू आ जाती है क्यू एम इक्वल्स टू बी कॉस थीटा। सेम अब निकाल कर देखते हैं साइन थीटा, अपोजिट अपॉन हाइपो, अपोजिट इज एम एन, तो एम एन अपॉन हाइपो, हाइपो इज वेक्टर बी। तो यहां पर वैल्यू आ जाती है एम एन की बी साइन थीटा। ये दोनों भी वैल्यू मिल गई आपको, क्यू एम भी मिल गया एंड एम एन भी मिल गया। देन इतनी वैल्यूज हमने फाइंड कर ली। अब हम देखेंगे सिर्फ इतना ट्रायंगल। अभी हमने सिर्फ ये वाला ट्रायंगल देखा था, अभी हम देखेंगे ये वाला ट्रायंगल। इस ट्रायंगल को मैं अलग सेपरेट बना लेता हूं, राइट। ये ट्रायंगल, इस ट्रायंगल के अंदर में देखिए ये Q पॉइंट है, ये M पॉइंट है, ये वेक्टर A है, राइट, ये P है एंड ये क्या होगा, वेक्टर R है। ये क्या है, वेक्टर R है। देन ये MN है, देन ये MQ है और ये वेक्टर A है। यहां तक के वेक्टर A है। तो मुझे बताइए कि ये यहां से यहां तक की लेंथ क्या होगी, कौन सी लेंथ, यहां से यहां तक की लेंथ क्या होगी। ये लेंथ होंगी आपकी वेक्टर A प्लस QM, राइट, QM। QM क्या होगा, B cos थीटा, तो A प्लस B cos थीटा होगी ये वाली लेंथ, राइट। ये पूरी फुल लेंथ यहां से यहां तक के B cos थीटा और ये वाली लेंथ है वेक्टर A। देन उसी तरीके से ये R मिल गया और ये कितनी लेंथ आई है हमारी, B sin थीटा। बस खत्म। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दीजिए, राइट एंगल ट्रायंगल है यहाँ से। पाइथागोरस थ्योरम से हम क्या लिख सकते हैं, R स्क्वायर इक्वल्स टू ये क्वांटिटी का स्क्वायर A प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस इसका भी स्क्वायर B साइन थीटा का होल स्क्वायर। क्या आ जाएगा ये, यहाँ देखिए R स्क्वायर इक्वल्स टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ट्वाइस AB कॉस थीटा, राइट। देन इसका एक्सपांशन B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इतना आ जाएगा। देन यहां से देखिए ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी को देखिए, B स्क्वायर कॉस थीटा देन B स्क्वायर साइन थीटा। B स्क्वायर दोनों में कॉमन है, निकल जाएगा। देन A स्क्वायर जैसा का वैसा लिखेंगे, B स्क्वायर दोनों में से कॉमन निकल जाएगा, तो यहाँ बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ ब्रैकेट में बचेगा। देन यहाँ बच गया आपका ट्वाइस AB कॉस थीटा, राइट। देन ये पूरी जो क्वांटिटी होती है ट्रिग्नोमेट्री में, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1। देन ये हो जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इंटू 1 इज B स्क्वायर लिख सकते हैं प्लस ट्वाइस AB कॉस थीटा, ये एज इट इज रहेगा। ये हो गया R स्क्वायर। तो R के लिए क्या फॉर्मूला बनेगा, ये बनेगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस ट्वाइस AB कॉस थीटा, राइट। देन अल्फा भी देख लेते हैं, यहाँ पर क्या होगा, ये एंगल क्या रहेगा, ये वाला एंगल क्या होगा, अल्फा होगा। अल्फा कैसे फाइंड होगा, ये मेरा रिजल्टेंट फाइंड कर लिया मैंने, उसका पोजीशन या एंगल फाइंड नहीं किया है। तो टेन अल्फा देख लेते हैं, ये अल्फा है तो टेन अल्फा देखते हैं कैसे निकालेंगे। टेन का मीनिंग क्या होता है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। अपोजिट क्या है, टेन अल्फा अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, टेन अल्फा B साइन थीटा अपॉन A प्लस B कॉस थीटा। एडजेसेंट में क्या है, A प्लस B कॉस थीटा। तो टेन अल्फा इक्वल्स टू अपोजिट यानी B साइन थीटा अपॉन A प्लस B कॉस थीटा, खत्म। ये हो गया आपका एंगल निकालने के लिए। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन एक चीज है, ये जो एंगल है विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल है, एंगल विथ रिस्पेक्ट टू वर्टिकल है कि ये अल्फा, नहीं ना। ये जो एंगल है अल्फा, ये विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल है या विथ रिस्पेक्ट टू ए वेक्टर है, जो कि ए वेक्टर क्या है, हॉरिजॉन्टल है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो फॉर्मूला है, एक चीज यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहेगी, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, टेन इनवर्स B साइन थीटा अपॉन A प्लस B कॉस थीटा, लेकिन कब, विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल। ये कब है, विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल है। अब अगर विथ रिस्पेक्ट टू वर्टिकल हम देखें इसको, ये फॉर्मूले को अल्फा निकालने के लिए विथ रिस्पेक्ट टू वर्टिकल अगर हमें अल्फा निकालना है, ये वर्टिकल लाइन है और यहाँ से अल्फा निकालना है, तो वैसे ही रिजल्टेंट का एंगल निकालना है, तो ज़्यादा कुछ भी चेंज नहीं होगा। जहाँ पर A है वहाँ B हो जाएगा, जहाँ B है वहाँ A हो जाएगा। अभी हमने विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल मतलब विथ रिस्पेक्ट टू A निकाले हैं, विथ रिस्पेक्ट टू B निकालना है अगर हमें, यहाँ से अगर निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू B या वर्टिकल भी बोल सकते हैं समटाइम, वैसे निकालना है, तो सिर्फ और सिर्फ चेंज क्या होगा,
ए की जगह बी, बी की जगह क्या हो जाएगा फॉर्मूला, टेन इनवर्स ऑफ ए साइन थीटा अपॉन बी प्लस ए कॉस थीटा, बस यही हो जाएगा। क्या लिख देता हूं मैं यहाँ पर फिर भी, विथ रिस्पेक्ट टू बी निकालना है, ठीक है, ये विथ रिस्पेक्ट टू ए हो गया पहले जो लिखा है, विथ रिस्पेक्ट टू बी निकालना है, तो अल्फा इक्वल्स टू टेन इनवर्स ऑफ ए साइन थीटा अपॉन बी प्लस ए कॉस थीटा, राइट। ड्रॉ कर लीजिए, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से लर्न कीजिए। ये फॉर्मूला हो गया, टेन इनवर्स फॉर्मूला हो गया, रिजल्टेंट का फॉर्मूला हो गया, एंगल का फॉर्मूला हो गया। अभी हमने देख लिया फॉर्मूला फॉर रिजल्टेंट। क्या होता है फॉर्मूला फॉर रिजल्टेंट, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस थीटा, राइट। अब देखते हैं इसमें कुछ अलग अलग केसेस। अगर मेरा थीटा एंगल जो है थीटा 0 डिग्री रहा तो क्या होगा, 0 डिग्री रहा तो क्या होगा, आर इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी। कॉस 0 क्या होता है, cos 0 इक्वल्स टू 1 होता है, cos 180 इक्वल्स टू -1 होता है, एंड cos 90 इक्वल टू 0 होता है। ये याद रख लीजिएगा, आपने सब पढ़ चुका है। कहाँ पढ़ा है, ट्रिग्नोमेट्री में। देन यहाँ पर देखेंगे आप कि cos 0 इज 1, तो यहाँ पर मैं 1 लिख दूंगा, राइट। तो क्या आ जाता है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये काय का एक्सपांशन है, ए प्लस बी होल स्क्वायर का एक्सपांशन है। देन ये रूट में है पूरी क्वांटिटी, तो क्या होगा, आर इक्वल्स टू ए प्लस बी आ जाएगा, रूट हट जाएगा। तो ये होगा आर इक्वल्स टू ए प्लस बी, कब, जब हमारा एंगल आता है 0 डिग्री। ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी, राइट। ये क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ आर रहेगी। क्यों, क्योंकि दोनों वेक्टर का डायरेक्टली एडिशन हो जा रहा है। देन हम अगला पार्ट देखते हैं कि अगर कंसीडर करते कि हमारा ये कब हुआ, जब 0 डिग्री था। देन अगर थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री आ गया तो, अब वापस से इस फॉर्मूले में देखते हैं क्या आएगा, आर इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस 180, cos 180 is -1. Then r equals to under root of a square plus b square माइनस ट्वाइस ए बी हो जाएगा। देन इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, इसी का एक्सपांशन है ये जो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी। देन रूट हट जाएगा तो मैं क्या लिख सकता हूँ, r इक्वल्स टू a माइनस बी। ये आ गया मुझे r का वैल्यू। कब, a माइनस बी कब होगा, जब थीटा 180 डिग्री होगा। अच्छा, a माइनस बी क्यों, मैंने आपको बताया था कि वेक्टर में एडिशन ही होता है, सब्सट्रैक्शन नहीं होता है। सिर्फ ये माइनस क्या दर्शाता है इसमें, उसका डायरेक्शन पलट जाता है। तो यहां पर हमेशा याद रखिएगा, या तो r इक्वल्स टू a माइनस बी होगा, या तो r इक्वल्स टू b माइनस a होगा। दोनों में से कोई भी हो सकता है, जो बड़ा होगा वो कंसीडर करना है, बड़े में से छोटे को माइनस करना है। ये याद रखिएगा, बड़े को छोटे में से माइनस करना है। r इक्वल्स टू a माइनस बी या r इक्वल्स टू b माइनस a। अगर b बड़ा है तो b पहले आएगा, अगर a बड़ा है तो a पहले आएगा, राइट। तो ये हमने देख लिया दोनों केसेस। अब देखते हैं थीटा इक्वल्स टू अगर 90 डिग्री रहता है, ये ड्रॉ कर लीजिए अपने, मैं मिटा दे रहा हूं। थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, तो r इक्वल्स टू क्या होगा, यहाँ लिख रहा हूं, इफ थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, तो r इक्वल्स टू होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस 90। ये पूरी टर्म क्या होगी, ये 0 होता है कॉस 90, तो पूरी टर्म क्या हो जाएगी 0। तो r इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा, राइट। अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये कब होगी तीसरी कंडीशन, जब थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री रहेगा, राइट। यहां पर देखिए ये जो वैल्यू आया है a माइनस बी, ये होगा इसका मिनिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू कितना आ सकता है उसका, a माइनस बी आ सकता है। मैक्सिमम वैल्यू क्या आ सकता है, a प्लस बी। मैक्सिमम वैल्यू कब आएगा, जब एंगल 0 डिग्री रहेगा, थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री रहेगा। मिनिमम वैल्यू कब आएगा, जब एंगल थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री रहेगा। ये आपको याद रखना है। देन यहां पर अगर मैं अल्फा निकालना चाहूं, tan इनवर्स ऑफ, यहां अगर मैं अल्फा निकालता हूं तो ये होता है b साइन थीटा अपॉन a प्लस बी कॉस थीटा, राइट।
ये होता है अल्फा, रिजल्टेंट का एंगल का फॉर्मूला। इसके लिए कब, जब थीटा 90 है तो अल्फा इक्वल्स टू 10 इनवर्स ऑफ बी, बी जैसा का वैसा रहेगा साइन थीटा, साइन थीटा मतलब साइन 90, साइन 90 इज 1, साइन 90 इक्वल्स टू 1 होता है, तो क्या हो जाएगा, बी इंटू 1 हो जाएगा अपॉन ए प्लस बी, बी कॉस 90, कॉस 90 क्या होता है, 0 होता है, अभी लिखा है मैंने आपको बताया है, तो कॉस 90 0, तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, तो अल्फा क्या निकल गया, 10 इनवर्स ऑफ बी अपॉन ए। ये कब बनेगा अल्फा, जब सिंपल बी अपॉन ए, कब, जब हमारा एंगल थीटा जो है 90 डिग्री पे रहेगा, तो जो अल्फा रहेगा उसका फॉर्मूला रहेगा सिंपल 10 इनवर्स ऑफ ए अपॉन, सॉरी बी अपॉन ए। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है कि जब भी 90 डिग्री आता है, दो वेक्टर के बीच का अगर एंगल 90 डिग्री है तो उसके एंगल के लिए, मतलब रिजल्टेंट के एंगल के लिए फॉर्मूला सिंपल 10 इनवर्स ऑफ बी अपॉन ए रहता है। ड्रॉ कर लीजिए, मिटा देता हूँ मैं। अभी प्रॉब्लम देख लेते हैं। फर्स्ट, द रिजल्टेंट ऑफ ए इक्वल्स टू 6 मीटर, बी इक्वल्स टू 8 मीटर कैन नेवर बी 10 मीटर, 12 मीटर, 14 मीटर, 18 मीटर, ऐसे 4 ऑप्शंस आपको गिवन है। तो ए एंड बी का वैल्यू हमें पता है और वो कह रहा है कि कैन नेवर बी, रिजल्टेंट कैन नेवर बी इनमें से कोई एक, इनमें से कोई एक नहीं हो सकता रिजल्टेंट, है ना। तो क्या रहेगा रिजल्टेंट, ये देख लेते हैं अभी। ए और बी, मैक्सिमम मिनिमम के लिए क्या फॉर्मूला रहता है, रिजल्टेंट मैक्सिमम कब होता है, जब ए प्लस बी होता है, एंड मिनिमम कब होता है, जब ए माइनस बी होता है, राइट। तो ए प्लस बी करने पर कितना हो गया, 6 प्लस 8 14 आ जाता है। ए माइनस बी करने पर क्या हो गया, 8 माइनस 6, मैंने बताया था जो बड़ा रहेगा उसमें से माइनस होगा, तो 8 माइनस 6 ये हो जाता है 2। देन एक आता है, मैक्सिमम है 14 मीटर, मिनिमम है 2 मीटर। तो इन दोनों के बीच में ही वैल्यू आनी चाहिए, क्योंकि ये मिनिमम है, ये मैक्सिमम है, इनके बीच में रिजल्टेंट होगा या इसके बराबर होगा, या तो 2 होगा, 3 होगा, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, बस ये रेंज में हो सकता है, 14 के ऊपर नहीं हो सकता, 2 से नीचे नहीं हो सकता। देन यहां पर हमें कुछ वैल्यूज गिवन है कि ये नहीं हो सकता। देखिए रिजल्टेंट 10 हो सकता है क्या, है ना, 2 और 14 के बीच में आ रहा है, 10 हो सकता है। देन 12 हो सकता है क्या, 2 और 14 के बीच में आ रहा है, 12 भी हो सकता है। 14 2 और 14 के बीच में आ रहा है, 14 भी हो सकता है। 18 2 और 14 के बीच में आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, रिजल्टेंट 18 कभी नहीं हो सकता है, तो कैन नेवर बी 18 मीटर। तो क्लिक कहां करना होगा हमें, राइट आंसर इज 18 मीटर। प्रॉब्लम देखते हैं। विच पेयर ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेज विल नेवर गिव द रिजल्टेंट फोर्स ऑफ 2 न्यूटन। इन पेयर्स में से कौन से फोर्सेस का पेयर है जिसका रिजल्टेंट 2 न्यूटन नहीं दे सकता। तो अभी क्या करेंगे हम, मैक्सिमम मिनिमम देखते हैं, इन दोनों में देखते हैं मैक्सिमम क्या होगा। अगर 2 2 लेते हैं हम तो मैक्सिमम क्या होगा, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं मैक्सिमम और यहाँ लिख देता हूँ मिनिमम। तो मैक्सिमम, इन दोनों का मैक्सिमम कितना होगा, a प्लस बी, इसको a इसको b कंसिडर किया, a प्लस बी इज 4, a माइनस बी इज 0, राइट। तो 2 न्यूटन इसने दिया है, रिजल्टेंट 2 न्यूटन है, तो 0 और 4 की रेंज में आ रहा है क्या 2 न्यूटन, आ रहा है। उसी तरीके से 1 and 1, तो इसका मैक्सिमम होगा 2 और मिनिमम होगा 0, तो 2 न्यूटन 0 और 2 की बीच में आ रहा है क्या, आ रहा है, 2 आ रहा है। देन 1 and 3, इसका मैक्सिमम होगा 4, 3 माइनस 1 इज 2, तो यहाँ पर देखिए 2 and 4 के बीच में रिजल्टेंट आ रहा है क्या, 2 न्यूटन आ रहा है, 2 and 4 के बीच में है। देन यहाँ पर देखते हैं 1 प्लस 4 इज 5, मैक्सिमम इज 5 एंड मिनिमम इज 4 माइनस 1 इज 3। ये बताइए मुझे 3 and 5 के बीच में आ रहा है हमारा रिजल्टेंट, नहीं, 2 न्यूटन आ रहा है, इससे के बीच में नहीं आ रहा है, रेंज के बाहर हो गया, मतलब करेक्ट आंसर क्या है, ये वाला डी पर आप क्लिक करोगे। ड्रॉ कर लीजिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। द फोर्सेज whose मैग्नीट्यूड आर इन द रेशियो ऑफ 3:5। फोर्सेज है दो, दोनों का रेशियो गिवन है 3:5। गिवन रिजल्टेंट ऑफ 28 न्यूटन, आर गिवन है आपको 28 न्यूटन इफ द एंगल ऑफ देयर इंक्लिनेशन इज 60 डिग्री। क्या गिवन है, दो फोर्सेस के बीच का जो एंगल है वो आपको 60 डिग्री मतलब थीटा गिवन है, और उसका रिजल्टेंट भी आपको गिवन है 28 न्यूटन। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच फोर्स। ईच फोर्स का, हर एक फोर्स का आपको मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। आपको कुछ ऑप्शंस गिवन है,
क्या गिवन है आपको देख लीजिए, एक फोर्स कंसीडर करते हैं F1, दूसरा फोर्स कंसीडर करते हैं F2, दोनों के बीच का एंगल होता है थीटा, वो आपको 60 डिग्री गिवन है। यहाँ से कहीं ऐसा रिजल्टेंट निकला होगा और ये भी आपको गिवन है 28, इतनी क्वांटिटी आपको गिवन है। F1 F2 फाइंड करना है, दोनों का रेशो आपको गिवन है कि 3:5 का रेशो है, मतलब F को आप F1 को 3x ले लीजिए, F2 को 5x ले लीजिए, या आप ऐसे भी कर सकते हैं कि F1 को 5x और F2 को 3x ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों का रेशो गिवन है 3:5, एक फोर्स को 3 ले लिया, एक फोर्स को 5x ले लिया, देन 3x एंड 5x। देन R क्या होता है, R के लिए फॉर्मूला होता है a² + b² प्लस ट्वाइस AB cos थीटा होता है। देन यहाँ पर वैल्यू रख देंगे 28 इक्वल्स टू, इसकी जगह क्या लिखेंगे, ये होगा F1², देन प्लस F2², देन प्लस ट्वाइस F1 F2 cos 60। अब यहाँ पर आपको एक मैं पुराना कुछ याद दिलाता हूँ जो हमने 9th-10th में पढ़ा होगा, या फिर एक ट्रिक मान लीजिए उसको, कि हम कैसे हर एक बार cos 60 क्या होता है, sin 60 क्या होता है, cos 30, sin 30, tan 30 क्या होगा, ये सारी चीज़ें हमें याद रखने के लिए डिफिकल्ट जाती है। तो एक ट्रिक ले लीजिए आप कि ट्रायंगल याद रखना है आपको, सिर्फ और सिर्फ ये ट्रायंगल आपने पढ़ चुके हैं। 30, 60, 90 का कुछ थ्योरम होता था, 30, 60, 90 का। तो ये वाला एक एंगल होता है 60, ये होता है 30 एंड ये होता है 90। तो इसमें याद रखने वाली बात ये होती है कि हाइपो हमेशा 2 रहता है ऐसे ट्रायंगल में, देन 60 के अपोजिट वाला √3 टाइम्स होता है एंड 30 के अपोजिट वाला हाइपो का हाफ होता है, मतलब ये 2 होगा, ये 1 होगा, 60 के अपोजिट वाला √3 होगा। उसी तरीके से दूसरा एक ट्रायंगल आपको याद रखना है 45, 45, 90 का। इसमें भी क्या होता है कि हर एक 45 एंगल के अपोजिट वाला 1, 1 होता है एंड हाइपो होता है √2। तो यहाँ से हम इजीली पता कर सकते हैं कि sin 30 क्या होगा, cos 30 क्या होगा, इजीली हमें वैल्यू मिल जाएगी। जैसे यहाँ पर cos 60 का हमें रिक्वायरमेंट है, तो ये देखिए cos 60 का डेफिनेशन क्या है, एडजेसेंट अपॉन हाइपो। ये 60 का एडजेसेंट क्या है, 1 है एंड हाइपो क्या है, 2 है। तो cos 60 इक्वल्स टू एडजेसेंट इज 1 एंड हाइपो इज 2, तो 1/2 आ जाएगा। यहाँ पर वैल्यूज पुट करके रखते हैं। देन F1 क्या है हमारा, 3x लिया था, तो ये हो जाएगा 3x² प्लस 5x² प्लस 2 इंटू 3x इंटू 5x इंटू 1/2। देन 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 15x²। तो ये कहलाएगा आपका √9x² प्लस 25x², 3 3 = 9, देन 5 5 = 25x², देन प्लस 15x², ये क्वांटिटी आ गई। सबका एडिशन कर दीजिए, 49x² आ जाएगा। तो ये आपका यहाँ पर आ जाएगा इक्वल्स टू √49x²। 49 को 7² लिख सकते हैं, तो वो भी बाहर आ जाएगा, x² भी बाहर आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 7x हो जाएगा। 28 इक्वल्स टू 7x, तो x का वैल्यू क्या आएगा, 7 इधर शिफ्ट हो जाएगा, देन 28/7 x इक्वल्स टू आ जाएगा 4, राइट। देन x का वैल्यू 4 आ गया, आप यहाँ पुट कर दीजिए F1 में, तो 3 × 4 = 12 एंड 5 × 4 = 20। तो एक आ रहा है 20 और एक आ रहा है 12। तो कौन सा ऑप्शन है इन सब में, 20, 12। देखिए 12 एंड 20 ये एक ऑप्शन है, राइट, 12 एंड 20। तो आंसर क्या होगा, 12 एंड 20। ड्रॉ कर लीजिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A प्लस वेक्टर B इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ A एंड प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ B। देन एंगल बिटवीन A एंड B विल बी। A एंड B के बीच का एंगल कितना रहेगा वो पूछा है कि 90 डिग्री हो सकता है, 60, 120 या 0 डिग्री हो सकता है। तो क्या एंगल होगा A एंड B के बीच का। तो यहाँ पर देखिए ये टर्म्स पहले ऐसी की ऐसी ही लिख लेते हैं, वेक्टर A प्लस वेक्टर B का मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू वेक्टर A का मैग्नीट्यूड वेक्टर B का मैग्नीट्यूड, ठीक है। अब मुझे बताइए कि ये दोनों टर्म्स अलग अलग है या नहीं है। यहाँ देखिए मीनिंग अलग अलग है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि वेक्टर का, वेक्टर क्वांटिटी का, ना कि मैग्नीट्यूड क्वांटिटी का, वेक्टर क्वांटिटी का एडिशन हुआ है। वेक्टर A प्लस वेक्टर B दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, दोनों का एडिशन हुआ है। दोनों वेक्टर का एडिशन होके जो मैग्नीट्यूड आया है, ये मैग्नीट्यूड दोनों में लगा हुआ है, दोनों के एंड में लगा हुआ है। तो
दोनों का एडिशन करने के बाद जो मैग्नीट्यूड आया है वो यहाँ पर गिवन है। और यहाँ मतलब क्या होता है कि ये वेक्टर ए है, उसका सिर्फ अलग थलग एक मैग्नीट्यूड, यानी एक वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड, सिर्फ मैग्नीट्यूड। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ए इक्वल्स टू वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, ऐसे ही लिखते हैं ना। इसका मतलब होता है सिर्फ मैग्नीट्यूड विदाउट एनी डायरेक्शन। देन यहाँ पर इंडिविजुअल लिखा हुआ है वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, यहाँ पर भी इंडिविजुअल लिखा हुआ है वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, लेकिन यहाँ पर इंडिविजुअल नहीं है। ऑलरेडी जो वेक्टर क्वांटिटी है वो एडिशन हो चुकी है और उसका मैग्नीट्यूड है। तो वेक्टर क्वांटिटी का जब एडिशन होता है तो उसका मैग्नीट्यूड क्या आता है, रिजल्टेंट आर। तो ये रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड गिवन है सिर्फ आर, ये जो क्वांटिटी है मतलब ये सिर्फ आर गिवन है, इक्वल्स टू क्या है, ये दिया है ए प्लस बी, राइट। तो क्या होगा, ये टर्म्स कब आती है ये भी बता चुका हूँ। ये टर्म्स कब आती है, आर इक्वल्स टू ए प्लस बी, मैक्सिमम है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेक्टर है, वेक्टर आर है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट है, कब आता है ये, एट 0 डिग्री, बताया अभी थोड़ी देर पहले। तो क्या होगा आंसर आपका 0। अच्छा, इसी फॉर्मूले को अगर ऐसे दे देता, इन केस यहाँ पर हमारा खत्म हो चुका है ये क्वेश्चन, लेकिन ये क्वेश्चन को अगर ये ऐसे दे देता ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड देन ए का मैग्नीट्यूड माइनस बी का मैग्नीट्यूड, अगर ऐसे दे देता तब क्या करते। तो देखिए ये क्वांटिटी वैसी की वैसी आर ही होती, ये होता ए माइनस बी होता। क्या आंसर आता आपका, आर इक्वल्स टू ए माइनस बी। कब होगा ये, मिनिमम वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू है। कब आती है मिनिमम वैल्यू, जब थीटा इक्वल्स टू क्या होता, 180 डिग्री होता। सॉल्व हमारा यहीं पर ही हो चुका है ये क्वेश्चन। अगर इनकेस माइनस दिया रहता बीच में तब हम थीटा कितना निकालते, 180 डिग्री। ड्रॉ कर लीजिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं अभी। टू फोर्सेस ईच ऑफ मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन एक्ट एट अ पॉइंट एज शोन। टू फोर्सेस है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, ईच ऑफ मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन, दोनों का सेम 10 न्यूटन मैग्नीट्यूड गिवन है हमें। देन फिगर गिवन है, फाइंड द रिजल्टेंट। ये फिगर में दोनों फोर्सेस के बीच का एंगल 90 गिवन है। तो हमें 4 ऑप्शंस भी गिवन है, इन चारों में से एक आंसर होगा। क्या करेंगे अभी, इन दोनों, ये होगा वेक्टर ए कहलाएगा, वेक्टर बी, दोनों इक्वल गिवन है मुझे, एंड दोनों पहले तो आर देखते हैं क्या आएगा, आर इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस थीटा, राइट। थीटा 90 होता है तो क्या होता है, इसके पहले मैं आपको बता चुका हूँ, जब थीटा की वैल्यू 90 होती है, कॉस 90 0 हो जाता है। तो मैंने आपको एक केस लिखाया है कि जब थीटा 90 होता है, थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री होता है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है अंडर रूट में, सिर्फ ये सारी वैल्यू क्या होती, 0 हो जाती है। ये मैंने आपको केस बता दिया है। तो डायरेक्ट हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे, ए का वैल्यू 10 स्क्वायर, बी का वैल्यू 10 स्क्वायर, आर हमें फाइंड करना है, ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 2 टाइम्स 10 स्क्वायर, लिख सकता हूँ मैं इसको। देन 10 बाहर आ जाएगा, आर इक्वल्स टू 10 रूट 2, ये आ गया हमारा आंसर। यहाँ पर देख लेते हैं कि ये r इक्वल्स टू 10 रूट 2 तो आ गया। अभी इसका डायरेक्शन क्या होगा या पोजीशन क्या होगा, कितने एंगल पे होगा, यानी यहाँ से ये r निकल चुका है, ये हमें पता चल गया है कि ऐसा कुछ तो भी r आएगा, और ये r की वैल्यू रहेंगी 10 रूट 2, लेकिन इसका ये एंगल नहीं पता, अल्फा नहीं पता ना, विथ रिस्पेक्ट टू a, अल्फा क्या होगा विथ रिस्पेक्ट टू a फाइंड कर लेते हैं। तो अल्फा इक्वल्स टू या विथ रिस्पेक्ट टू b, यहाँ पर वैसे a या b कैसे भी फाइंड करिए चलेगा। तो अल्फा विथ रिस्पेक्ट टू a का फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स ऑफ b साइन थीटा अपॉन a प्लस बी कॉस थीटा। अब यहाँ पर मैंने अल्फा भी निकालना बताया था, शॉर्टकट फॉर्मूला बताया था। कैसे बताया था शॉर्टकट फॉर्मूला, थीटा, थीटा अगर 90 है तो ये 1 हो जाती है क्वांटिटी से, b बचता है, और थीटा अगर 90 है यहाँ पर तो ये 0 हो जाती है पूरी टर्म, सिर्फ a बचता है। तो tan इनवर्स ऑफ b अपॉन a बचेगा, tan इनवर्स ऑफ b अपॉन a, तो क्या होगा, tan इनवर्स ऑफ 1 अपॉन 1 आ जाएगा, 10 अपॉन 10 मतलब 1 अपॉन 1 आ जाएगा। क्या होगा, अल्फा इक्वल्स टू 10 इनवर्स ऑफ 1 अपॉन 1। देन क्या होगा, अल्फा का वैल्यू क्या आएगा, यहां पर मैंने अभी आपको बताया है थोड़ी देर पहले कि आप याद रखिए, ये एंगल थ्योरम याद रखिए, 30 60 एंड 90, राइट। और एक दूसरा होता है आपका 45 45
90 का 90, 1/√2 इसमें ये आता है, इसमें आता है 2/1√3। अब यहाँ पर देखते हैं अल्फा, 10 अल्फा इक्वल्स टू 1/1 आना चाहिए। इसका मतलब क्या है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 10 अल्फा इक्वल्स टू 1 या 1/1 ऐसा लिख सकता हूँ। तो कब आता है 10 अल्फा इक्वल्स टू 1 वो देख लेते हैं। 45 से देखते हैं। 10 का डेफिनेशन क्या होता है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, अपोजिट इज 1 एंड एडजेसेंट इज 1। तो 10 45 इक्वल्स टू 1/1 आ रहा है, तो मतलब 10 45 इक्वल्स टू 1 आता है, मतलब अल्फा का वैल्यू क्या आ गया हमारा यहाँ पे, अल्फा इक्वल्स टू 45 डिग्री। ये याद रखिएगा, अच्छी चीज है, हमेशा हेल्प मिलेगी। देन यहाँ देखते हैं कि हमारा अल्फा भी निकल चुका है 45 डिग्री, दोनों क्वांटिटी निकल गई। तो यहाँ पर देखिए 10√3, आंसर ये है ही नहीं, 10√2 है हमारा आंसर, यहाँ कहीं लिखा होगा 10√2 हमने निकाला है आर, राइट 10√2। देन ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो 10√2 ये दोनों में है। देन 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, ये जो एच गिवन है ये हॉरिजॉन्टल लिखा है शॉर्टकट में, वी वर्टिकल लिखा है। तो 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टल लाइन से 30 डिग्री पर है क्या, हमारे रिजल्टेंट नहीं है, मतलब ये भी नहीं होगा। क्या आएगा, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, क्या बचा अब 10√2 45 डिग्री विद द वर्टिकल, ये भी 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल बना रही है। अल्फा इक्वल्स टू जो हमने पुट किया है ये वाला फॉर्मूला विथ रिस्पेक्ट टू ए या विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल में इस्तेमाल होता है। अगर ये विथ रिस्पेक्ट टू वर्टिकल में लेते तो यहाँ पर आता ए साइन थीटा अपॉन बी प्लस ए कॉस थीटा, ऐसा कुछ आता। लेकिन यहाँ पर 45 डिग्री आ रहा है विथ रिस्पेक्ट टू ए आ रहा है, यहाँ विथ रिस्पेक्ट टू ए, मतलब ये हॉरिजॉन्टल आ रहा है ना 45 डिग्री। तो ये एंगल क्या होगा, वर्टिकल से लेना है तो ये क्या होगा 45 ही होगा, है ना, क्योंकि पूरा डिग्री कितना है 90 डिग्री है। 45 45 दोनों एंगल काय में डिवाइड हो गया 45 में। तो विथ रिस्पेक्ट टू वी यानी वर्टिकल कितना एंगल बना रहा है हमारा रिजल्टेंट, वो भी 45 ही बना रहा है, यानी ए से भी 45 बी से भी 45 बना रहा है, या फिर मैं उसको ये कह सकता हूँ हॉरिजॉन्टल से भी एंड वर्टिकल से भी 45 ही बना रहा है। तो डी इज करेक्ट आंसर। एक चीज और ये ड्रॉ कर लीजिए, पहले बता देता हूँ। अगर इस प्रॉब्लम में हमें डायग्राम अगर कुछ ऐसा गिवन रहता तो ए एंड बी, ये डायग्राम होता और ये 60 डिग्री होता 90 की जगह, तो हम क्या करते हैं, इसके बीच में से रिजल्टेंट ऐसे आता है, ये तो हमें पता है। अब रिजल्टेंट अगर हमें फाइंड करना होता तो क्या करते, आर इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस थीटा, राइट। यहाँ पर थीटा हमें कितना गिवन है 60 डिग्री, क्या बना लेंगे तुरंत में, ये 60 ये 30 एंड ये 90। देन कॉस थीटा इक्वल टू 60 डिग्री है, तो कॉस थीटा कितना आएगा, कॉस थीटा मतलब कॉस 60 कितना होता है, ये देखिए एडजेसेंट अपॉन हाइपो, ये 1 होता है, ये 2 होता है, ये √3 होता है। देन एडजेसेंट अपॉन हाइपो मतलब ये आता है 1/2, कॉस 60 इज 1/2। तो आर इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ, दोनों का वैल्यू हमें गिवन होता 10 एंड 10, दोनों का ही वैल्यू कितना है 10 एंड 10, तो 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर प्लस ट्वाइस इंटू 10 इंटू कॉस 60। देन आर इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ, ये देखिए यहाँ पर ये cos 60 को डायरेक्ट में लिख सकता हूँ 1/2 लिख दिया, तो ये टर्म कैंसिल हो गई, यहाँ 10 स्क्वायर बचेगा, 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 3 टाइम 10 स्क्वायर हो जाएगा, राइट। 10 स्क्वायर बाहर निकाल लग सकता हूँ मैं, तो ये हो जाएगा 10 हो जाएगा √3 हो जाएगा। तो आंसर क्या आएगा हमारा 10√3 आएगा आर, ठीक है। एंगल निकाल लेते हैं, 10 अल्फा इक्वल्स टू क्या होता है बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। यहाँ पर b के वैल्यू है 10 इंटू साइन 60 क्या होता है, थीटा इज 60, साइन 60 क्या होगा अपोजिट अपॉन हाइपो, यानी साइन 60 इसी थ्योरम से निकाल लेंगे ट्रायंगल से, अपोजिट अपॉन हाइपो √3/2 आता है, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट क्या लिखेंगे √3/2 लिख देंगे। देन ए इज 10 प्लस 10 इंटू कॉस थीटा कितना होता है, मतलब कॉस 60 1/2 निकाला है हमने, तो ये होता है 1/2, ये कैंसिल होके 5 हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा 5√3 एंड ये यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 5 बचेगा, 5 प्लस 10 इज 15। देन 15 एंड 5 ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा √3/3, राइट। देन 10 अल्फा इक्वल्स टू
√3/3 ये है, तो √3 अपॉन √3 इंटू √3 लिख सकते हैं 3 को, वापस वही टर्म्स आनी है, राइट। तो ये कैंसिल होगा, बचा क्या 1/√3, तो tan अल्फा इक्वल्स टू 1/√3। तो कौन सी वैल्यू पर, अल्फा की कौन सी वैल्यू पर 1/√3 आता है वो देखते हैं। ये 1 है, ये √3 है, तो tan 60, पहले tan 30 देख लेते हैं। tan 30 अगर हम निकालते हैं या tan 60 निकालते हैं, tan 60 अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, √3/1 आ रहा है ना, अपोजिट 60 का अपोजिट बाय एडजेसेंट, ये भी करेक्ट नहीं है। देन tan 30 देखते हैं, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट 1/√3 आ रहा है, मतलब tan 30 कितना आता है, tan 30 होता है 1/√3, मतलब जो अल्फा एंगल है वो कितना आया हमारा 30 डिग्री आया। तो यहाँ पर हमने निकाल लिया, आर आया था हमारा tan√3 एंड अल्फा आया 30 डिग्री अल्फा, राइट। इस तरीके से होगा, क्लियर है, ड्रॉ कर लीजिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी इज परपेंडिकुलर टू द वेक्टर ए। रिजल्टेंट को क्या कह रहा है, ए एंड बी वेक्टर है, ये कंसिडर करते हैं ए है, इसका जो रिजल्टेंट है, ये रिजल्टेंट ये ए के परपेंडिकुलर है, ये चीज़ बता रहा है कि रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी कितना है, ए के परपेंडिकुलर है, बी अभी नहीं पता है कहाँ है। देन इट्स मैग्नीट्यूड इक्वल टू हाफ ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, यानी आर का मैग्नीट्यूड कितना है, आधा है वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड से, हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज इक्वल टू रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, ये हमें गिवन है। यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि ट्वाइस आर इक्वल्स टू बी, ये मुझे एडिशनल गिवन है। देन फाइंड आउट द एंगल बिटवीन ए एंड बी। अब ए एंड बी का एंगल मुझे फाइंड करना है, ये मुझे वैल्यूज गिवन है, तो कॉमन सेंस की बात है कि बी कहाँ पर होगा, रिजल्टेंट के बाद ही होगा, अंदर तो होगा नहीं, क्योंकि कभी भी जब टेल से टेल मिला होता है तो बीच में से रिजल्टेंट निकलता है। रिजल्टेंट 90 डिग्री पर गिवन है, तो यहाँ पर कहीं कोई भी एंगल पे हो सकता है, लेकिन रिजल्टेंट के बाद कहीं ना कहीं वेक्टर बी होगा, हम यहाँ अज्यूम कर लेते हैं वेक्टर बी, एंड ये है वेक्टर ए। अब क्या करना है, फाइंड करना है थीटा, ए एंड बी का एंगल क्या होता है, ये एंगल फाइंड करना है थीटा। मुझे गिवन क्या है 90 डिग्री, क्या गिवन है मुझे, ये थीटा फाइंड करना है। 90 डिग्री गिवन क्या है 90 डिग्री, ये गिवन है मुझे अल्फा। देन फाइंड करेंगे पैरेललोग्राम से, अगर मैं देखता हूँ ये वेक्टर ए है, देन ये आर है ना, तो यहाँ से और इधर कहीं तो भी बी है, कंसीडर करते हैं। तो यहाँ से देखिए ये पैरेलल, अगर मैं लाइन इंटरसेक्ट करता हूँ, ये देखिए बराबर है, ये दोनों पैरेलल है, मतलब ये भी बी है, ये दोनों पैरेलल है, मतलब ये ए है, राइट। और ये बीच से आर जा रहा है, तो मैं इतने ट्रायंगल में अगर बात करूँ, इस ट्रायंगल को अगर मैं सेपरेट ले लूँ इस तरीके से, ये है आपका बी, ये है आपका आर, और ये है आपका ए, राइट। इस तरीके से मैं अगर ड्रॉ करता हूँ, ये आर है एंड ये ए है एंड ये बी है, इस तरीके से अगर मैं ड्रॉ करूँ, ये एंगल को मैं कंसीडर करता हूँ बीटा। ये एंगल क्या गिवन है मुझे, यहाँ पे ये वाला एंगल क्या गिवन है मुझे 90 डिग्री है, जो कि अल्फा होता है। देन ये एंगल है 90 डिग्री, जो कि अल्फा है। मुझे फाइंड क्या करना है, ए और बी के बीच का एंगल, ये एक्चुअली ए, यहाँ पर ये भी ए है ना पैरेलल में, तो ये दोनों का एंगल, मतलब मुझे ये एंगल फाइंड करना है, ये क्या एंगल है थीटा, ये मुझे फाइंड करना है। इन शॉर्ट मुझे फाइंड क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा मुझे गिवन है 90 डिग्री एंड बीटा मुझे फाइंड करना है। तो इतने ट्रायंगल में देख लेते हैं, इतने ट्रायंगल में मुझे ए का वैल्यू तो नहीं पता है, लेकिन बी का रिलेशन पता है एंड आर में पता है इन द फॉर्म ऑफ आर। तो मैं क्या ले सकता हूँ, कॉस बीटा इक्वल्स टू एडजेसेंट अपॉन हाइपो। इस ट्रायंगल में हाइपो कौन सा होगा, ये देखिए, ये क्या है 90 डिग्री बनेगा, ये 90 डिग्री है, राइट। ये एंगल क्या होगा 90 डिग्री होगा, ये बीटा होगा, ये भी कुछ एंगल होगा। तो ये देखिए ये है 90 डिग्री, तो यहाँ पर ये बीटा है, एडजेसेंट अपन हाइपो, एडजेसेंट क्या हो रहा है आर हो रहा है, हाइपो क्या है, ये वाला जो वेक्टर बी है वो कहलाता है हाइपो, क्योंकि ये बड़ा है ना 90 के अपोजिट में। देन ये होगा आर एडजेसेंट अपन हाइपो इज बी। देन कॉस बीटा इक्वल्स टू आर, जैसे क्या ऐसा रहेगा बी की जगह मैं ट्वाइस आर लिख सकता हूँ, आर से आर कैंसिल हो जाएगा, हाफ हो जाएगा।
देन कॉस बीटा हाफ कब आता है देख लेते हैं। ये ट्रायंगल आपको याद होगा 60, 30 एंड 90 का। देन कॉस 60 निकाल के देखते हैं पहले। ये होता है 2, ये होता है 1, ये होता है √3। देन एडजेसेंट अपॉन हाइपो, कॉस 60 क्या होता है, एडजेसेंट अपॉन हाइपो, कॉस 60 इक्वल्स टू 1/2 एडजेसेंट अपॉन हाइपो। मतलब यहाँ से पता क्या चल रहा है, बीटा, बीटा कितना आ गया, 60 डिग्री आ गया, राइट। और मैंने आपको बताया थीटा फाइंड करना है ए और बीच के बीच का एंगल, ए एंड बी के बीच का एंगल। तो क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा 90 डिग्री प्लस बीटा 60 डिग्री इक्वल्स टू 150 डिग्री। ड्रॉ कर लीजिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। द सम ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ टू फोर्सेज एक्टिंग एट अ पॉइंट इज 18। टू फोर्सेज है, F1 F2 लीजिए या A एंड B लीजिए, दोनों का टू फोर्सेज एक्टिंग एट अ पॉइंट इज 18। सम, दोनों का सम गिवन है मुझे, A प्लस बी इक्वल्स टू 18, ये मुझे गिवन है। अगर मैं दोनों फोर्सेज को A एंड B ले रहा हूँ तो दोनों का मैग्नीट्यूड का सम करते हैं तो 18 आता है। द रिजल्टेंट इज 12। आर भी गिवन है मुझे, इसका रिजल्टेंट भी गिवन है, दोनों के बीच का जो रिजल्टेंट हम फाइंड करते हैं वो गिवन है मुझे आर। आर गिवन है 12 इफ द रिजल्टेंट इज एट 90 डिग्री। ये कब आता है, जब ये 90 डिग्री पर आता है। कब, रिजल्टेंट कब 12 है, जब वो 90 डिग्री पर है। कैसे, द रिजल्टेंट इज 12 इफ द रिजल्टेंट इज 90 डिग्री विद द फोर्स ऑफ स्मॉलर मैग्नीट्यूड। ये दोनों में से जो भी स्मॉल मैग्नीट्यूड वाला होगा उससे 90 डिग्री एंगल बनाएगा आर, ये हमें गिवन है। देन व्हाट आर द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। देखिए सिंपल सी चीज़ है, ये ए मैं कंसीडर कर लेता हूँ, ए से मैं कंसीडर करता हूँ कि ए स्मॉलर मैग्नीट्यूड है, बी को भी कर सकते हैं आप। देन इसके परपेंडिकुलर है आर, स्मॉलर मैग्नीट्यूड के परपेंडिकुलर आर है। देन तो जाहिर सी बात है यहाँ तो नहीं आएगा बी, है ना, यहाँ कहीं आएगा तभी तो इन दोनों के बीच में से आर निकल रहा है, तो यहाँ पर आएगा बी वेक्टर, राइट। ये ए वेक्टर हो गया, ये बी वेक्टर हो गया। इसको मैं, ये अभी पैरेललोग्राम लॉ में बैठ रहा है, मैं इसे ट्रायंगल लॉ में बिठा देता हूँ। तो ये ए है, इसको मैं शिफ्ट कर देता हूँ यहाँ से यहाँ पर, तो ये हो जाएगा इस तरीके से बी, राइट। ये ए है एंड ये हो जाएगा बी। देन ये मेरा क्या गिवन है, रिजल्ट है स्टार्टिंग टू एंड पॉइंट, ये मेरा गिवन है आर, राइट। इसको मैंने अलग से ट्रायंगल लॉ में बना के लिख लिया। देन अब क्या करना है, ट्रायंगल लॉ से ये वाला एंगल मुझे गिवन है 90 डिग्री है, राइट, ये 90 डिग्री है। तो मुझे फाइंड करना है इन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा। कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए वहाँ पे सीधा सिंपली। क्या होगा, ये हाइपो कहलाएगा 90 डिग्री के अपोजिट, तो क्या होगा, बी स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा, राइट। देन बी स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, आर हमें गिवन है, परपेंडिकुलर है तो कितना है 12 का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, जैसे कि वैसे लिख दिया। देन इसको सेपरेट कर लेते हैं, ये हो जाएगा 144 बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिख सकता हूँ इसको मैं, इसको इधर ला लिया, बी स्क्वायर की जगह 144 लिख दिया। देन ये वाली टर्म को गौर से देखिए, मैं इसको बी माइनस ए एंड बी प्लस ए लिख सकता हूँ ऐसे। इसका एक्सपांशन क्या होगा, यही होगा, इक्वल्स टू 144। देन यहाँ पर आ जाता हूँ मैं, 144 इक्वल्स टू बी माइनस ए एज इट इज रहेगा, है ना, एंड बी प्लस ए, यानी ए प्लस बी एंड बी प्लस ए बोथ आर द सेम थिंग इन मैग्नीट्यूड। देन क्या हो जाएगा, ये 18 गिवन है, ये 18 इधर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 8 आ जाता है। 144 डिवाइड बाय 18 इक्वल्स टू बी माइनस ए, ये आ जाएगा बी माइनस ए इक्वल्स टू 8। ये एक इक्वेशन मिल गया, एक इक्वेशन मेरे पास ये है ऑलरेडी, ये दूसरा इक्वेशन भी मुझे मिल गया। दोनों का एडिशन करेंगे, क्या आएगा a प्लस बी, या इसको मैं लिख सकता हूँ b प्लस ए इक्वल्स टू 18 एंड b माइनस ए इक्वल्स टू 8। दोनों का एडिशन करेंगे, b एंड b ट्वाइस b हो जाएगा, यहाँ पर ये क्वांटिटी पूरी कैंसिल हो जाएगी, बचेगा क्या, ये कैंसिल होके 18 प्लस 8 26 हो जाएगा। देन b इक्वल्स टू 26/2 इज 13। b का वैल्यू क्या आ गया आपका, एक फोर्स पता चल गया 13। देन दूसरा फोर्स कैसे फाइंड करेंगे, a प्लस बी इक्वल्स टू 18 है, b का वैल्यू 13 है,
13 को इधर लेकर जाइए, 18 माइनस 13 इज 5। ए का वैल्यू डायरेक्ट निकल जाएगा यहाँ से, ए इक्वल टू 5 निकल गया दोनों फोर्सेस का वैल्यू। सॉल्व कीजिए, ड्रॉ कीजिए, मैं मिटा देता हूँ।